फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रीन्स थ्योरम कंप्लीट की थी। नाउ अब हम इस वीडियो में स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक स्टोक्स थ्योरम। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द सरफेस इंटीग्रल, जब हम कर्ल एफ का कंपोनेंट लेते हैं, उसका सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस एस बाउंडेड बाय द कर्व सी is equals to or will be equals to what, the line integral of the f vector taken along that closed curve. Okay, देखिए आप closed curve ले सकते हैं कोई भी, हमने ये closed curve ले लिया, ठीक है। ये हमारा S सरफेस है और इसी पे हमने एक ds एलिमेंट ले लिया और इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा n कैप, ठीक है। एंड ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन जो है, क्योंकि ये वेक्टर सरफेस है, दैट्स वाई इसकी जो डायरेक्शन होगी हमने एंटी क्लॉकवाइज ले ली। ओके, अब देखिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर एफ। देखिए सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर एफ मीन्स कुछ नहीं है, वही लाइन इंटीग्रल ही है। मैंने आपको लाइन इंटीग्रल में पढ़ाया था कि आपको किसी का सर्कुलेशन निकालना होता है तो उसमें भी आप लाइन इंटीग्रल ही निकालते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर एफ अराउंड अ क्लोज कर्व, हम क्लोज कर्व ही लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू द फ्लक्स ऑफ द कर्व। फ्लक्स यहाँ पे देखिए, अब फ्लक्स जो है, जैसे सर्कुलेशन हमारा क्या शो करता है, लाइन इंटीग्रल शो करता है, इसी तरह से जो हमारा फ्लक्स है वो क्या शो करता है, सरफेस इंटीग्रल शो करता है। तो इसमें भी वही कह रहे हैं कि जो हम एफ वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेते हैं वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा फ्लक्स ऑफ दैट कर्व, दैट इज कर्ल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल, फ्लक्स मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल, ठीक है। आप फ्लक्स में क्या निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, और उसका भी सरफेस इंटीग्रल वेक्टर थ्रू द सरफेस एज बाउंडेड बाय द कर्व सी, ठीक है। अब इसी को जब आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसे किस तरीके से लिखेंगे, सो मैथमेटिकली आप स्टोक्स थ्योरम को किस तरह से लिख सकते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एस with respect to the position vector or along the curve, closed curve, will be is equals to the surface integral over the surface integral over the surface S, okay, for the curl of f vector along the component of ds, ठीक है, the surface element। अब देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ल को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब ds वेक्टर को मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन वेक्टर के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। सो सिंपली अगर आपको लिखना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया स्टोक्स थ्योरम का। नाउ अब हम इसे प्रूफ किस तरीके से करेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं कर्ल ऑफ एफ का ओवर ds वेक्टर। तो उसके लिए देखिए आपको उसके लिए इसका प्रोजेक्शन, आप इसमें प्रोजेक्शन ही निकालते हैं, तो उसके लिए आपको सरफेस पे जो प्रोजेक्शन, सरफेस का जो xy प्लेन पे प्रोजेक्शन हो रहा है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सो सरफेस का जो xy प्लेन पे प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस s और ds, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, s ओवर on the projection on the plane xy or xy plane will be given as, this will be given as, देखिए आपको अब ds जो है, ds की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dx dy एंड देखिए इसको आप लिखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप dx dy,
ठीक है। कर्ल के लिए सरफेस का प्रोजेक्शन अलोंग और ऑन द एक्स वाई प्लेन विल बी गिवन एज, ये हमारा एफ वेक्टर का फंक्शन का कर्ल, ओके, और ये हमारे क्या है एक्स वाई प्लेन के लिए यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। नाउ अब देखिए हमने इसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया है, क्योंकि हम नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ओके। ओके तो देखिए जब आप अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है जो मैंने आपको कर्ल में पढ़ाई थी, ठीक है, कर्ल वाले टॉपिक में। सो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ आई कैप, ग्रेडियंट ऑफ आई कैप, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जे कैप, एफ डॉट जे कैप माइनस ग्रेडियंट ऑफ जे कैप एंड एफ डॉट आई कैप, ओके। सो देखिए अब ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जे के कंपोनेंट के साथ इसको हम लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है। सो जे के अलॉन्ग हमारी एफ की वैल्यू क्या है एफ एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई, ओके, माइनस डी बाई डी वाई ऑफ आई, ठीक है, अलॉन्ग आई कैप एफ की क्या वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स डी वाई एंड इसका ये सरफेस इंटीग्रल। इसको देखिए अब इस पे जब आप हमारी ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे तो ग्रीन्स थ्योरम हमारी क्या कहती है, ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल किसी भी दो फंक्शन का, ये हमने एफ वाई और एफ एक्स अगर हम दो फंक्शन ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ओके, ओवर सी। एफ एक्स और एफ वाई को इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप आई डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको अगेन यही वैल्यू मिल जाएगी, सो इसलिए हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये हमारा क्या है एफ वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा क्या है डी आर वेक्टर, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इससे हमारा क्या पता चलता है कि हमारा जो हमने निकाला था सरफेस एज कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, कर्ल ऑफ एफ अलोंग द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस, द क्लोज सरफेस एस, ठीक है, विल बी गिवन एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन वेक्टर, सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखिए आपकी स्टोक्स थ्योरम प्रूव होती है। अब अगर आपको इसी पे एक एग्जांपल के लिए आप इसको क्वेश्चन पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं स्टोक थ्योरम की हेल्प से। देखिए एक सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं, इवेल्युएट बाय द और थ्रू द स्टोक्स थ्योरम। अब देखिए हमें स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व C ऑफ yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz, okay, where C is the curve of equation what, x square plus y square is equals to 1 and z is equals to 4y square, ओके। सो देखिए अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हमें निकालना है ये, तो देखिए इसको अभी मैंने जिस तरह से आपको समझाया था, अगर आपको dx और इनको सेपरेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, yz i कैप प्लस zx j कैप प्लस xy k कैप dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ओके। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट।
तो देखिए ये जो है इसे हम फंक्शन मानेंगे, ये हमारा फंक्शन है. सो एंड दिस वन इज अवर पोजिशन वेक्टर, dr वेक्टर. ठीक है. सो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, एंड r की, dr की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी. तो बाय स्टोक्स थ्योरम और ऑन अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम व्हाट वी विल गेट, आप इसको लिख सकते हैं ds वेक्टर. ठीक है. और n कैप ds है ना. तो देखिए अब आपको उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल ऑफ f निकालना पड़ेगा. तो आप कर्ल ऑफ f निकाल लीजिए जल्दी से. पहले कर्ल ऑफ f किस तरीके से निकालेंगे, i कैप, j कैप, k कैप, और हम d बाई डी एक्स, d बाई डी वाई, d बाई डी जेड एंड वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई. ठीक है. अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कर देंगे. तो जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए इसको आप जब कॉमन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब डी बाई, अब देखिए आप y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा x. ठीक है. माइनस जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप z के रिस्पेक्ट में z का ही करेंगे, तो फिर से हमारा x मिलेगा. तो हमारा i के कंपोनेंट के लिए, ओके, तो हमारा जो i के कंपोनेंट के लिए हमें मिलेगा, वो मिलेगा x माइनस एक्स. और इसी तरह से जब आप z के लिए, j के लिए निकालेंगे ना, तो आपको y माइनस वाई मिलेगा. और इसी तरह से आप जब k के लिए निकालेंगे तो आपको z माइनस जेड मिलेगा. ठीक है. और दैट विल बी इज इक्वल्स टू 0. सो जब आपका कर्ल ही 0 हो जाएगा तो आपका सरफेस भी 0 होगा एंड आपका लाइन इंटीग्रल भी 0 होगा. ठीक है. बिकॉज जब आप सरफेस के साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो फाइनल वैल्यू जो आपका फाइनल आंसर आएगा, लाइन इंटीग्रल जो आएगा फंक्शन का, ये हमारा जो फंक्शन है उसका क्या आएगा, 0. ठीक है. दिस इज अवर आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा टॉपिक स्टोक्स थ्योरम. ठीक है. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. अगर आपको समझ में आया है तो आपकी मर्ज़ी है. अगर आपको ठीक से समझ में आया, अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए. ठीक है. शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.